हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 9 फरवरी 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। डोंट बिलीव इन लक, बिलीव इन हार्ड वर्क। कभी भी आपको अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अपने हार्ड वर्क पर, कठिन परिश्रम पर सदैव भरोसा करना चाहिए। किस्मत अगर साथ देती है तो उन्हीं लोगों का देती है जो कड़ी मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो भविष्य भी आप किस्मत भी आपका साथ नहीं देगी। इसलिए और आपने जितने भी सफल लोगों का इंटरव्यू पढ़ा होगा, कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो भविष्य के यानी कि किस्मत के भरोसे बैठा होगा। सबने मेहनत करी है, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे तक पढ़ाई करी है। तो ये एक हार्ड वर्क है। तो हार्ड वर्क से ही सफलता मिलती है, किस्मत से नहीं। इस बात को याद रखिएगा। अब आज का न्यूज़पेपर शुरू करते हैं। नेशनल न्यूज़, दो नेशनल न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि आंदोलन जीवियों से बचें। ये स्टेटमेंट दिया है मोदी जी ने। प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति चमका रहे लोगों पर साधा है निशाना। दूसरी न्यूज़ है कि मार्च तक 6 राफेल और आएंगे, अप्रैल 2022 तक पूरा होगा बेड़ा। तो इसमें पहली न्यूज़ है, मार्च में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को राज्यसभा में बताया कि फ्रांस से खरीदे गए सभी राफेल लड़ाकू विमान अप्रैल 2022 तक भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिए जाएंगे। इस साल मार्च तक वायुसेना के बेड़े में कुल 17 राफेल हो जाएंगे। रक्षा मंत्री ने सोमवार को राज्यसभा में भाजपा के महेश पौदावर के सवाल के जवाब में कहा कि अब तक 11 राफेल विमान आ चुके हैं। मार्च तक 6 और विमान आने के बाद वायुसेना के पास 17 राफेल हो जाएंगे। अप्रैल 2022 तक हमारे सारे राफेल भारत आ जाएंगे। इसी तरह तृणमूल के सदस्य डॉक्टर शांतनु सेन के सवाल पर रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने अब तक 101 ऐसे आइटम चिन्हित किए हैं जिनका स्वदेशीकरण करने जा रहे हैं। इनका निर्माण भारत में ही होगा। अब आंदोलन जीवियों से बचें, ये बोला है मोदी जी ने। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के पीछे हित साध रहे कुछ कथित आंदोलनकारियों और अपनी सियासत चमकाने में लगे राजनीतिक दलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आड़े हाथों लिया है। निहित स्वार्थ के कारण आंदोलनों में शामिल नेताओं को मोदी ने आंदोलन जीवी करार देते हुए इनसे बचने की सलाह दी है। सोमवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन के जरिए सरकार विरोधी हवा बनाने वालों लोगों की भूमिका को कटघरे में खड़ा किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट जो स्टेटमेंट दिया है वो उन्होंने ये कहा है कि कुछ लोग की राजनीति अब आंदोलन के ही भरोसे चल रही है। अगर आंदोलन ही नहीं रहेगा तो वो जीवित ही नहीं रहेंगे। कमियां निकालना, जो भारत सरकार कार्य कर रही है उसमें कमियां निकालना, ये सब बातें उन्होंने प्रमुखता से बोली हैं। और उन्होंने कुछ पॉइंट्स भी बोले। इन पॉइंट्स को मैं बता देता हूँ कि हम अगर अपने ही राजनीतिक समीकरणों में फंसे रहेंगे तो किसानों को अंधकार की ओर ढकेल देंगे। किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए हमें इससे बचना होगा। ये बात सही है कि अगर संसद में भी इस पर बहस नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी कि किसानों को किस तरीके से समझाया जाए, कानून को किस तरीके से पारित किया जाए, तो इसमें फिर किसानों का हित कहाँ है। किसान तो फिर उसी स्थान पर हैं जहाँ पर पहले थे। जमीन के टुकड़े छोटे हो रहे हैं। हमें कुछ ना कुछ करना होगा ताकि किसानों पर बोझ कम हो और किसानों के परिवार के लोगों के लिए भी रोजी रोटी का अवसर बनता रहे। देखिए, जो छोटे टुकड़े से आशय ये है कि जो अधिग्रहण होता है, ज़मीनों का अधिग्रहण होता है, तो किसानों की ही ज़मीनों का अधिग्रहण होता है। इससे उनकी ज़मीनें जो हैं वो छोटी पड़ती जा रही हैं। हर कानून में हम कुछ समय बाद सुधार करते ही हैं। हर सरकार ने अच्छे सुधारों को स्वीकारा है। यदि यही तो लोकतंत्र की परंपरा है। अच्छे सुझावों की तैयारी के साथ आगे आइए। यानी कि जैसे मान लीजिए अभी कृषि कानून को लागू कर दिया जाता है, फिर अगर भविष्य में इसमें सुधार की आवश्यकता होगी तो उसे भी लागू किया जाएगा। और जब अच्छा सुधार होता है तो उसे हर सरकार स्वीकारती भी है। यही परंपरा रही लोकतंत्र की। हमें देश को आगे ले जाना होगा। आज नहीं तो कल किसी न किसी को करना ही होगा। आज मैंने कर लिया है, इससे जुड़ जाइए। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो तो आपके खाते में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये जो कानून लाया गया है ये किसानों के हित में पूरी तरीके से है। अगर ये अच्छा होगा तो इसका श्रेय आप ले लीजिएगा, क्योंकि हो सके अगली बार मेरी सरकार ना आए। और अगर बुरा होगा तो आप ये मेरे ऊपर डाल दीजिएगा कि मोदी जी ऐसा बिल पेश करके गए थे। कृषि क्षेत्र में समस्याओं से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन
समस्याओं का समाधान सबको मिलकर करना होगा। अब समय ज़्यादा इंतजार नहीं करेगा। कृषि क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता तो बहुत पहले से ही थी, क्योंकि किसान आत्महत्या के लिए विवश हो जाता था। उनकी आय दोगुनी करने का प्रस्ताव मोदी जी ने ही अपने अभिभाषण में यानी कि चुनाव मैनिफेस्टो में भी किया था। उसी के तहत ये बिल लाया गया है। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है कि ईरान से नहीं हटेंगे अमेरिकी प्रतिबंध। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की वह मांग ठुकरा दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रतिबंध हटने पर ही उनका देश परमाणु समझौते से दोबारा जुड़ेगा। इस पर बाइडेन ने साफ शब्दों में कहा कि वह ईरान के खिलाफ लगे आर्थिक प्रतिबंधों को तब तक नहीं हटाएंगे जब तक वह परमाणु समझौते की शर्तों का पालन नहीं करता। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिबंध ईरान पर लगा क्यों। अमेरिका ने ईरान पर 2015 में हुए परमाणु समझौते से पूर्व की तरह यूएन के प्रतिबंध लागू हो गए हैं। ईरान के साथ इसके साथ ही ईरान की परमाणु संवर्धन गतिविधियों, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु हथियार तकनीक के हस्तांतरण समेत अन्य हथियार संबंधी गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लग गए हैं। 2007 में सुरक्षा परिषद ने ईरान पर हथियारों के व्यापार को लेकर प्रतिबंध लगाया था। इसके अलावा ईरान के परमाणु कार्यक्रम में शामिल लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध और उनकी संपत्ति को फ्रीज कर दिया था। 2010 में प्रतिबंध लगाया गया था कि ईरान घातक हेलीकॉप्टर और मिसाइल जैसे भारी हथियार नहीं खरीद सकता है। और ये जो लगाया गया था, ये उस समय के अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो द्वारा इसको शांति का एक कदम बताया गया था। ईरान पर प्रतिबंध दुनिया में शांति और सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम है, ये पोम्पियो ने बोला था। आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान पर यूएन प्रतिबंधों को मजबूती से लागू करने के लिए अतिरिक्त उपायों को जारी करेगा। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से इन प्रतिबंधों का पालन करने की उम्मीद करता है। बिजनेस पेज में आने से पहले, और इसमें ईरान ने समझौते के तहत अपने सभी दायित्वों को पूरा किया था। अगर वे चाहते हैं कि हम समझौते में दोबारा जुड़ें तो अमेरिका को सभी तरह से प्रतिबंध हटाने होंगे। ये स्टेटमेंट दिया था खामनेई ने। अब है नेक्स्ट पेज हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में दो न्यूज़ हैं कि छोटे उद्यमी अब आसानी से ले सकेंगे 25 लाख तक का कर्ज, और दूसरी न्यूज़ है कि फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्री के सौदे को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अमेरिकी ऑनलाइन रिटेल दिग्गज अमेजॉन के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रहे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने अपनी उस एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें FRL यानी फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ सौदे पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने अमेजॉन की याचिका पर 2 फरवरी को FRL को आदेश दिया था कि वह RIL की शाखा के साथ किए गए सौदे पर आगे नहीं बढ़ेगी और यथास्थिति बनाए रखेगा। देखिए, सबसे पहले अमेजॉन ने जो ये केस किया है फ्यूचर ग्रुप पर, उनका कहना है कि फ्यूचर ग्रुप ने अपनी हिस्सेदारी अमेजॉन को बेच दी थी। उसके बाद एक स्टेटमेंट फिर आया कि न्यूज़ आई कि फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस इंडस्ट्री, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री के साथ समझौता कर लिया है। उसके बाद अमेजॉन ने सबसे पहला केस इसका सिंगापुर में किया था। सिंगापुर से ये केस चल रहा है और सिंगापुर में 90 दिन की कमेटी बनाई गई है जिसमें ये फैसला लेगी। और उसके बाद भारत में भी हाई कोर्ट, पहले निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट में ये केस किया गया है। और अब देखिए ये केस कहाँ तक जाता है। हालांकि जो शुरुआत में देखने को मिल रहा है कि ये जो पूरा पक्ष है वो रिलायंस ग्रुप की तरफ जाता दिख रहा है। दूसरी न्यूज़ थी कि छोटे उद्यमी अब आसानी से ले सकेंगे 25 लाख तक का कर्ज। MSME क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों को अब 25 लाख तक के कर्ज आसानी से मिल सकेंगे। हाल ही में RBI की नई व्यवस्था से छोटे उद्यमियों को यह लाभ मिलने जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में 6 करोड़ MSME है और इनमें से लाखों उद्यमी अकेले ही कारोबार चला रहे हैं। ये सभी माइक्रो या सूक्ष्म उद्यमी की श्रेणी में आते हैं। RBI की नई व्यवस्था से मुख्य रूप से इन सूक्ष्म उद्यमियों को लाभ मिलेगा। MSME अगले 31 मार्च तक पूरी तरह से सरकारी गारंटी वाले कर्ज भी ले सकते हैं, जिसकी घोषणा पिछले वर्ष मई में की गई थी।
देखिए, लॉकडाउन की वजह से छोटे उद्यमी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, उनका कारोबार सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। उन्होंने जो लोन ले रखा था उसको देने में वे असमर्थ थे। अब जो स्थिति भारत की है वो धीरे-धीरे सुधर रही है। अनलॉक की जो प्रक्रिया पूरी तरीके से चल रही है, उसमें इनको कर्ज देना, इनके व्यापार को बढ़ाना ही निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। अब है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है छोटे उद्योगों को सहारा देने का समय। यदि हमें अपनी विशाल आबादी को रोजगार दिलाना है तो छोटे उद्योगों की सेहत सुधारनी होगी, क्योंकि बड़े उद्योग में गुंजाइश सीमित होती जा रही है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है उपभोक्ता एवं आर्थिक मामलों की जानकार रमा बीजापुरकर द्वारा। दूसरा आर्टिकल है जरूरी है ग्लेशियर के रहस्य जानना। हिमालय पर्वत श्रृंखला के उन क्षेत्रों में ही ग्लेशियर ज़्यादा प्रभावित हुए हैं जहां मानव दखल ज़्यादा है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है पर्यावरण मामलों के जानकार पंकज चतुर्वेदी द्वारा। तीसरा आर्टिकल है दुष्प्रचार पर प्रहार। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने एक आंदोलन जीवी शब्द दिया है, उस पर लिखा गया है ये आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। हाल के दौर में एक अच्छी खबर यह है कि भारत के आर्थिक विमर्श में छोटे एवं मंझले उद्योग यानी एमएसएमई को बड़ी कंपनियों जितनी महत्ता मिलने लगी है। इसी के साथ बुरी खबर यह भी है कि उन्हें लेकर बातें तो बहुत होती हैं, पर उनके भविष्य को लेकर किसी उचित कार्य योजना का अभाव खटकता है। क्रिसिल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल देश में एमएसएमई अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं और उन्हें इस स्थिति से निकालने का कोई कारगर मंत्र तलाशना होगा। इसमें संदेह नहीं है कि कोरोना काल में बड़ी कंपनियां किसी तरह न केवल संकट से बच निकले, बल्कि कई तो बेहतर प्रदर्शन करने में भी सफल रही हैं। वहीं अधिकांश एमएसएमई की स्थिति इसके उलट है। कार्यशील पूंजी की किल्लत के कारण उनमें से तमाम बंदी के कगार पर हैं। हालात यह है कि यदि उन्हें कर्ज दिया जाए तो उनमें से तमाम उसका इस्तेमाल करने की स्थिति में भी नहीं है। हमें अधिक से अधिक एमएसएमई को जीएसटी एवं आयकर के दायरे में लाना होगा। उन्हें इस दायरे में टिकाए रखने के लिए उपाय भी करने होंगे। अनुपालन आसान बनाकर प्रोत्साहन बढ़ाने होंगे। यदि हम उनका डिजिटल दायरा बढ़ाते हैं तो हमारे पास बेहतर आंकड़े भी होंगे, जिनके आधार पर उनके कायाकल्प की बेहतर रणनीति भी बनाई जा सकती है। उचित वर्गीकरण करके भी उनके काया पलट की योजना बनाई जा सकती है, क्योंकि एक रणनीतिक सबके लिए हितकारी नहीं होती। वास्तव में उद्योग संघ स्थापित करने का पैमाना यही होना चाहिए, ताकि समस्याओं और उनसे संभावित समाधान की बेहतर राह खुल सके। हमारे हिसाब से स्टार्टअप एमएसएमई नहीं है, ऐसे में उन पर ऊर्जा क्यों खर्च की जाए। बहरहाल वेंडर और वितरक तंत्र से जुड़े पक्षों के लिए ज़्यादा समस्या नहीं है। अगर बैंक उन्हें कर्ज नहीं देंगे तो फिनटेक कंपनियां खुशी खुशी कर्ज देंगी। फिर नए दौर की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी एनबीएफसी तो है ही, जो उनके अन्य कारोबार की कड़ियों से जोड़कर अन्य किस्म के एमएसएमई को चुनिंदा रूप से कर्ज देंगी। ये नए इंजन के रूप में विकसित हो रहे हैं। हमें उन्हें ईंधन प्रदान करना होगा। यह तभी संभव है जब हम उनके लिए दायरा बढ़ाएंगे। सरकारी बैंकों को कटघरे में खड़ा करना बहुत आसान है, लेकिन उनके काफ़ी कुछ सीखकर सहेजा जा सकता है। निजी बैंकों की उसमें दिलचस्पी नहीं है। वे अभी भी तमाम पुरानी जकड़नों में जकड़े हैं। उन्हें लगता है कि तंत्र में सुधार का जिम्मा उनका नहीं है। वहीं इस तथ्य को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि पुराने दिग्गज उद्योग भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। कई छोटी बड़ी कंपनियों के यकायक महत्वपूर्ण बनने में तमाम उदाहरण हैं। इस बीच एनपीए के मोर्चे पर भी क्षमताएं सुधारनी होंगी। समझना होगा कि 4-4 हज़ार रुपए के 1 करोड़ एनपीए की तुलना में 4,000 करोड़ रुपए का एक एनपीए कहीं बेहतर है। इसमें इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी लिखी है कि जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं वो किसानों को कर्ज देने में हिचकते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये पूरा कार्य सरकारी बैंकों का है, क्योंकि सरकारी बैंकों का ये कार्य है। लेकिन अगर आपको लाइसेंस दिया गया है, बैंकिंग लाइसेंस दिया गया है, तो ये आपका भी जिम्मेदारी बनती है कि आप किसानों को या फिर छोटे उद्यमियों को कर्ज दें। अब अगर एनपीए की बात करें तो अगर मान लीजिए किसानों को कर्ज दिया गया, वो उसे लौटाने में असमर्थ हैं, तो वो एनपीए में आ गया। तो जो 4-4 हज़ार किसी ने लोन किसी ने 40,000 लोन लिया है, किसी ने 50,000 लोन ले रखा है, अगर इन सबको मिलाकर
अगर इन सबको मिलाकर 1,000 करोड़ रुपए का एनपीए भी हो जाता है, वहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक उद्यमियों को लोन देती है और 4,000 करोड़ रुपए का एनपीए हो जाता है, तो बेहतर कौन है? सरकारी। क्योंकि अगर सरकारी बैंक तो 1,000 करोड़ रुपए के एनपीए पे है, वहीं प्राइवेट सेक्टर एक इंसान को यानी एक फर्म को 4,000 करोड़ रुपए का एनपीए दे सकता है। तो इसमें भी सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि वो प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को इस तरफ छोटे उद्यमियों को लोन देने के लिए प्रोत्साहित करे। नेक्स्ट है कि जरूरी है ग्लेशियर के रहस्य जानना। इस रविवार सुबह कोई 10:30 बजे उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी पर्वतमाला का ग्लेशियर यानी हिमनद टूटकर तेजी से नीचे फिसला और ऋषिगंगा नदी में गिरा। इससे नदी के जल स्तर में अचानक उछाल आना ही था। देखते ही देखते रैड़ी गांव के पास चल रहे छोटे से बिजली संयंत्र में तबाही थी और उसका असर 5 किलोमीटर के दायरे में बहने वाली धौली गंगा पर भी पड़ा। वहां भी निर्माणाधीन एनटीपीसी का पूरा प्रोजेक्ट तबाह हो गया। कई पुल ध्वस्त हो गए और कई गांवों से संपर्क टूट गया। 2013 की केदारनाथ त्रासदी के बाद देवभूमि में एक बार फिर विकास बनाम विनाश की बहस खड़ी हो गई है। यदि नीति आयोग द्वारा 3 साल पहले तैयार जल संरक्षण पर बनी रिपोर्ट पर भरोसा करें तो हिमालय से निकलने वाली 60% जल धाराओं में पानी की मात्रा बहुत कम रही है। हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों पर बर्फ के वे विशाल पिंड जो कम से कम 3 फुट मोटे और 2 किलोमीटर तक लंबे हैं, हिमनद या ग्लेशियर कहलाते हैं। जिस तरह नदी में पानी ढलान की ओर बहता है, वैसे ही हिमनद भी नीचे की ओर खिसकते हैं। हिमालय क्षेत्र में साल में करीब 300 दिन कम से कम 8 घंटे तेज धूप रहती है। जाहिर है थोड़ी बहुत गर्मी में हिमनद पिघल रहे होंगे। कोई 1 दशक पहले जलवायु परिवर्तन पर गठित अंतर्राष्ट्रीय पैनल आईपीसीसी ने दावा किया था कि बढ़ते तापमान के चलते संभव है कि 2035 तक हिमालय के ग्लेशियरों का नामो निशान मिट जाए। इसके विपरीत फ्रांस की एक संस्था ने उपग्रह चित्रों के माध्यम से दावा किया था कि हिमालय के ग्लेशियरों पर ग्लोबल वार्मिंग का कोई खासा असर दिख नहीं रहा है। असल में अभी तक ग्लेशियर के विस्तार, गलन, गति आदि पर समग्र विचार नहीं किया गया है और हम उत्तरी ध्रुव को लेकर पश्चिमी देशों के सिद्धांत को ही हिमालय पर लागू कर अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद भी हम विचार करें तो पाएंगे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के उन इलाकों में ही ग्लेशियर ज़्यादा प्रभावित हुआ है जहां मानव श्रृंखला ज़्यादा है। इसमें ग्लेशियर उतने ही जरूरी हैं जितनी साफ हवा या पानी, लेकिन अभी तक हम ग्लेशियर के रहस्यों को जान नहीं पाए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक भी कहना है कि गंगा यमुना जैसी नदियों के जनक ग्लेशियरों की गहराई में स्फटिक जैसी रचनाएं भी स्वच्छ पानी का स्रोत हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है दुष्प्रचार पर प्रहार। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष के आरोपों की हवा निकालने के साथ ही जिस तरह इस पर जोर दिया है नए कृषि कानून आवश्यकता क्यों है, उससे आम जनता को यह समझने में और आसानी होनी चाहिए कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन की मांगें किस प्रकार देश के आम किसानों के हितों पर चोट पहुंचाने वाली हैं। यह आंदोलन भले ही किसानों के नाम पर चलाया जा रहा हो, लेकिन वास्तव में यह उनके लिए खासकर छोटी जो किसानी करने वाले हैं 86% उनके हितों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह आंदोलन राजनीतिक प्रेरित है और इसका मकसद सरकार को नीचा दिखाना है। यह प्रधानमंत्री की इस बात से और स्पष्ट हो जाता है कि इस सवाल का जवाब सामने नहीं आ रहा है कि आखिर यह आंदोलन हो किस लिए रहा है। कुछ इसी तरह की बात कुछ दिन पहले कृषि मंत्री ने भी की थी। इनका सवाल था कि विपक्ष यह क्यों नहीं बता पा रहा है कि कथित काले कानूनों में काला क्या है। इस सवाल का जवाब विपक्षी नेताओं के साथ साथ किसान नेता भी नहीं दे पा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है स्पोर्ट्स पेज की कि महीने के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बने ऋषभ पंत। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने महीने का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरस्कार दिया है। सोमवार को आईसीसी ने इसकी घोषणा की। महिला क्रिकेटरों में दक्षिण अफ्रीका की शबनम इस्माइल को यह पुरस्कार मिला है। आईसीसी ने पहली बार इस पुरस्कार की घोषणा की है। पंत ने इंग्लैंड के जो रूट और आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग को पीछे छोड़कर यह पुरस्कार अपने नाम किया है। आईसीसी के मुताबिक पुरुष और महिला दोनों वर्गों में जनवरी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन के आधार पर 3-3 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इसके बाद एक स्वतंत्र
आईसीसी वोटिंग एकेडमी और प्रशंसकों ने नामित खिलाड़ियों को वोट किया। तो ये आज का 9 फरवरी 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।